हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द इंग्लिश स्पीकर। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं एक और इंग्लिश न्यूज़ जो कि द हिंदू न्यूज़पेपर से ली गई है। फ्रेंड्स, इन दिस वीडियो देयर आर लॉट्स ऑफ इंपोर्टेड वर्ड्स दैट आर यूज्ड इन आवर कन्वर्सेशन एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम एज वेल। दोस्तों, इस न्यूज़ में आपको बहुत से इंपोर्टेड वर्ड्स सीखने को मिलेंगे जो कि स्पोकन इंग्लिश के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं और साथ ही साथ जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो भी वर्ड्स पूछे जाते हैं, चाहे वो सिनोनिम्स हो चाहे एंटोनिम्स हो, वो यहीं से पूछे जाते हैं। सो फ्रेंड्स, विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों, सबसे पहले कुछ इंपोर्टेंट वर्ड्स हैं जो कि इस न्यूज़ में आए हुए हैं। पहले उनको पढ़ लेते हैं ताकि आपको आगे न्यूज़ समझने में आसानी हो और साथ ही साथ आपकी वोकेबलरी भी इम्प्रूव हो जाएगी। दोस्तों, एक बात मैं आपको बता दूं, ये जो न्यूज़ है वो पॉलिटिकल न्यूज़ है, यानी कि राजनीति के बारे में है। तो इसके जो वर्ड हैं वो थोड़े बहुत हार्ड हो सकते हैं, लेकिन जो भी वर्ड हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इन वर्ड्स को अच्छे से पढ़ें और अच्छे से लर्न करें। तो आज का हमारा पहला वर्ड है रेफरेंस। रेफरेंस के दो अर्थ हैं। अगर इसे नाउन के रूप में यूज करते हैं तो इसका मतलब होगा प्रसंग या फिर संदर्भ, और अगर इसे एज ए वर्ब यूज करते हैं तो इसका मतलब होगा हवाला देना या फिर जिक्र करना। अगला वर्ड है नरेटिव, जिसका मतलब होता है आख्यान या फिर कथा या कहानी। हमारा अगला वर्ड है कोट्स, जिसका मतलब होता है उद्धरण, यानी कि कोई व्यक्ति जिसकी लिखी हुई बातें या फिर उसके विचार उससे उद्धरण करते हैं। अगला वर्ड है एडवोकेसी, जिसका मतलब होता है वकालत। अगला वर्ड है यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये एक कानून है जिसका मतलब होता है समान नागरिक संहिता। नेक्स्ट वर्ड सेकुलर सिविल कोड, जिसका मतलब होता है धर्मनिरपेक्ष नागरिक संहिता। अगला वर्ड है एंटी डेमोक्रेटिक, जिसका मतलब होता है लोकतंत्र विरोधी, जो डेमोक्रेसी के विरोध में हो। फिफ्टडम, फिफ्टडम का मतलब होता है जागीर। अगला वर्ड है इरेवर्सिबल, जिसका मतलब होता है अपरिवर्तनीय, जिसे बदला ना जा सके। तो दोस्तों, ये थे आज की न्यूज़ के कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स। अब चलते हैं न्यूज़ की ओर। तो सबसे पहले पढ़ते हैं इसकी हेडिंग। मोदी रेफर्स टू पास्ट टू बिल्ड अ फ्रेश नरेटिव। मोदी रेफर्स, रेफर के दो अर्थ होते हैं। एक तो होता है भेजना, कई बार हम ऐसे बोलते हैं कि उसे दिल्ली रेफर कर दिया गया है, यानी कि उसे दिल्ली भेज दिया गया है। तो एक रेफर का मतलब होता है भेजना, और दूसरा अर्थ होता है हवाला देना या फिर जिक्र करना। तो यहाँ पे जो अर्थ है वो है जिक्र करना। तो मोदी रेफर्स, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है कि हेडिंग होती है वो हमेशा शॉर्ट में लिखी होती है। हेडिंग में जो वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है वो हमेशा प्रेजेंट में लिखी होती है, प्रेजेंट की फर्स्ट फॉर्म में लिखी होती है। जैसे इसमें लिखा है रेफर्स, जो कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, लेकिन इसको पढ़ेंगे हम पास्ट में ही। मोदी रेफर्स यानी कि मोदी ने हवाला दिया या फिर जिक्र किया। टू पास्ट, पास्ट यानी अतीत, तो मोदी ने अतीत का हवाला दिया या फिर अतीत का जिक्र किया। टू बिल्ड, बिल्ड यानी बनाने के लिए। अ फ्रेश नरेटिव, नरेटिव का मतलब होता है आख्यान, जिसे हम नॉर्मल भाषा में कहते हैं कहानी। और फ्रेश का मतलब होता है ताज़ा, तो फ्रेश नरेटिव यानी कि ताज़ा आख्यान या फिर ताज़ा कहानी, नई कहानी। तो मोदी रेफर्स टू पास्ट यानी कि मोदी ने अतीत का हवाला दिया टू बिल्ड अ फ्रेश नरेटिव, यानी कि एक ताज़ा कहानी या फिर नई कहानी बनाने के लिए। अब आगे इसे डिटेल में पढ़ते हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी's speech at the debate in the Lok Sabha on the journey of the Constitution was full of references to the past. प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी स्पीच, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण, स्पीच मतलब भाषण। एट द डिबेट इन द लोकसभा, यानी कि लोकसभा की डिबेट में। डिबेट का मतलब होता है बहस। तो लोकसभा की एक डिबेट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण ऑन द जर्नी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जर्नी का मतलब होता है यात्रा और कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है संविधान। तो संविधान की यात्रा पर वॉज फुल ऑफ रेफरेंसेस टू द पास्ट। रेफरेंस का मतलब होता है प्रसंग। वॉज फुल ऑफ यानी कि भरा हुआ था, फुल था। रेफरेंसेस यानी कि प्रसंगों से। तो जो नरेंद्र मोदी का जो भाषण था वो प्रसंगों से भरा हुआ था। टू द पास्ट यानी कि अतीत के प्रसंगों से। तो जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, जिन्होंने लोकसभा में डिबेट के दौरान भाषण दिया था, वो अतीत के संदर्भों से या फिर प्रसंगों से भरा हुआ था, यानी कि उस भाषण में पास्ट का जिक्र किया हुआ था। सम ऑफ देम, उनमें से कुछ। इंक्लूडिंग रेफरेंसेस, यानी कि इंक्लूडिंग का मतलब होता है शामिल, और रेफरेंसेस का मतलब होता है प्रसंग, यानी कि उनमें से कुछ प्रसंग जो कि शामिल थे। टू द लेट पुरुषोत्तम दास टंडन, लेट का मतलब होता है स्वर्गीय, जो कि स्वर्गीय पुरुषोत्तम दास टंडन के बारे में थे। एक चीज़ मैंने आपको बताई थी कि कोमा में जो भी अगर कोई वर्ड या सेंटेंस होता है वो हमेशा सब्जेक्ट की इन्फॉर्मेशन देता है। तो कोमा में लिखा गया है फॉर्मर कांग्रेस चीफ, यानी कि जो पुरुषोत्तम दास टंडन थे वो फॉर्मर कांग्रेस चीफ थे, कांग्रेस के फॉर्मर मंत्री थे।
एंड द लेट के एम मुंशी, और स्वर्गीय के एम मुंशी, हु वॉज अ मिनिस्टर इन द नेहरू गवर्नमेंट, जो कि मिनिस्टर थे यानी कि मंत्री थे इन द नेहरू गवर्नमेंट यानी कि नेहरू सरकार के, वर पैक्ड विद पॉलिटिकल नरेटिव बिल्डिंग। पैक्ड का मतलब होता है भरा हुआ होना, तो वर पैक्ड, तो जो रेफरेंसेस थे वो भरे हुए थे विद पॉलिटिकल, पॉलिटिकल मतलब राजनीतिक, नरेटिव बिल्डिंग, नरेटिव का मतलब मैंने आपको बताया था कि कहानी या फिर आख्यान, और बिल्डिंग का मतलब होता है निर्माण, तो नरेटिव बिल्डिंग यानी कि कहानी निर्माण। तो मोदी जी ने जो रेफरेंसेस दिए थे तो वो सभी राजनीतिक कहानी निर्माण से भरे हुए थे। तो इसका जो मेन मतलब है वो ये है कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो लोकसभा में भाषण दिया था उसमें पास्ट की जो राजनीतिक घटनाएं हैं, कहानियां हैं, उनका जिक्र ज़्यादा किया था, यानी कि उनका रेफरेंस दिया था। मिस्टर मोदी कोटेड, कोटेड ये कोड की सेकंड फॉर्म है। कोड का मतलब होता है उद्धरण करना या फिर प्रस्तुत करना। जैसे कोई महान व्यक्ति है, उसके जो विचार हैं उनको अगर हम प्रस्तुत करते हैं तो उसी को हम कोट्स कहते हैं। कई बार हम पढ़ते हैं स्वामी विवेकानंदास कोट्स, यानी कि स्वामी विवेकानंद के विचार, तो उसी की ये सेकंड फॉर्म है। मिस्टर मोदी कोटेड यानी कि मोदी ने प्रस्तुत किए। टंडन, ये आधा शब्द इधर लिखा हुआ है, आधा उस साइड में है, TAN, बाकी उस साइड में, चलो देखते हैं। तो मिस्टर मोदी कोटेड टंडन्स व्यू, टंडन एक व्यक्ति का नाम है, तो मोदी जी ने उसके व्यूज़, व्यू यानी दृष्टिकोण या फिर कह सकते हैं विचार, तो उसके जो दृष्टिकोण है, विचार है, वो प्रस्तुत किए। विद रिगार्ड, रिगार्ड का मतलब होता है के संबंध में। अब किसके संबंध में विचार प्रस्तुत किए? टू इंडियाज़ ग्लोरियस पास्ट, ग्लोरियस पास्ट का मतलब है गौरवशाली अतीत, तो टंडन के जो गौरवशाली अतीत के संबंध में जो विचार थे वो मोदी जी ने प्रस्तुत किए। एंड इट्स पास्ट एक्सपीरियंसेस, और इसके जो पास्ट के अतीत के जो अनुभव है, विद डेमोक्रेसी यानी कि लोकतंत्र के साथ, जो लोकतंत्र के साथ में जो पास्ट के अनुभव है। प्री डेटिंग द ब्रिटिश, प्री डेटिंग का मतलब होता है किसी तारीख से पहले, तो प्री डेटिंग द ब्रिटिश यानी कि जो ब्रिटिश भारत में आए थे, ब्रिटिश ने कब्जा किया था, उससे पहले जो लोकतंत्र के साथ में अतीत का जो अनुभव था उनके संबंध में विचार प्रस्तुत किए। यानी कहने का मतलब है टंडन के जो विचार थे, यानी कि हमारे इंडिया के ग्लोरियस पास्ट के संबंध में, यानी कि भारत के जो गौरवशाली अतीत है उसके बारे में, और भारत के अतीत के जो अनुभव है उनके संबंध में जो उनके विचार थे वही नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में प्रस्तुत किए। ही कोटेड, उन्होंने प्रस्तुत किया, और आगे क्या प्रस्तुत किया? मुंशीज एडवोकेसी ऑफ अ यूनिफॉर्म सिविल कोड, मुंशीज एडवोकेसी, एडवोकेसी का मतलब होता है वकालत, तो मुंशी थे, उनकी वकालत ऑफ अ यूनिफॉर्म सिविल कोड। ये आपको मैं बता दूं, ये एक कानून है भारत में, यूनिफॉर्म सिविल कोड, जिसका मतलब होता है समान नागरिक संहिता। तो मुंशी जी की जो समान नागरिक संहिता है उसकी जो वकालत है ओवर अ रिलीजन बेस्ड पर्सनल लॉ, ओवर का मतलब होता है के ऊपर, रिलीजन बेस्ड यानी कि धर्म के आधार पर, पर्सनल लॉ यानी कि व्यक्तिगत कानून, तो धर्म के आधार पर जो व्यक्तिगत कानून है उसके ऊपर मुंशी जी के जो समान नागरिक संहिता के जो विचार थे उन्हें नरेंद्र मोदी ने प्रस्तुत किया। क्योंकि हमारे देश में एक कानून लगा हुआ है यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि समान नागरिक संहिता, यानी कि भारत के जो भी नागरिक हैं वो सभी एक समान है, चाहे वो किसी भी धर्म से हैं। ये कानून होने के बावजूद भी अलग अलग धर्मों को अलग अलग हिसाब से ट्रीट किया जाता है हमारे देश में। उसी पर जो मुंशी के जो विचार थे वो नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में प्रस्तुत किए। द यूसीसी, यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड का शॉर्ट फॉर्म है। द यूसीसी इज़ अ कोर इशू, कोर इशू का मतलब होता है कि मुख्य मुद्दा, तो जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है, समान नागरिक संहिता, वो एक मुख्य मुद्दा है फॉर द बीजेपी यानी कि बीजेपी के लिए। एंड मिस्टर मोदी रिपीटेड, और मोदी ने दोहराया, रिपीटेड मतलब दोहराना, हिज गवर्नमेंट्स इंटेंशन, इंटेंशन का मतलब होता है इरादा, तो उसके जो सरकार है उसके जो इरादे हैं उनको दोहराया। टू ब्रिंग, ब्रिंग का मतलब लाना, टू ब्रिंग यानी कि लाने के लिए। इन वोट ही टर्म्स, यहाँ टर्म्स का मतलब है कहते हैं, वैसे टर्म्स का मतलब होता है शर्तें, लेकिन यहाँ पे जो अर्थ है वो कहने के अर्थ में लिया गया है। वोट ही टर्म्स, जिसे वो कहते हैं अ सेकुलर सिविल कोड यानी कि धर्मनिरपेक्ष नागरिक संहिता। तो मोदी जी का कहना है कि जो यूनिफॉर्म सिविल कोड जो कानून है यानी कि समान नागरिक संहिता, तो उसे आप यूनिफॉर्म सिविल कोड मत बोलो, उसका नाम चेंज करके सेकुलर सिविल कोड रखो, यानी कि धर्मनिरपेक्ष नागरिक संहिता हो, यानी कि सभी धर्मों के जो नागरिक हैं वो समान हो।
मुंशी पार्टेड वेज, ये पार्ट की सेकंड फॉर्म है पार्टेड। पार्ट का मतलब होता है अलग होना। मुंशी पार्टेड वेज, और वेज का मतलब होता है रास्ते। तो मुंशी ने रास्ते अलग कर लिए विद द कांग्रेस इन द 1950s, यानी कांग्रेस के साथ 1950 में। तो जो मुंशी हैं उन्होंने अपने रास्ते अलग कर लिए कांग्रेस से 1950 में। एंड फॉर्म द स्वतंत्र पार्टी, फॉर्म का मतलब होता है निर्माण करना, तो उन्होंने अपनी एक अलग स्वतंत्र पार्टी बना ली। एंड वॉज वन ऑफ द फाउंडर ऑफ द विश्व हिंदू परिषद, फाउंडर का मतलब होता है संस्थापक, तो वो फाउंडर में से एक थे ऑफ द विश्व हिंदू परिषद। तो विश्व हिंदू परिषद के जो संस्थापक है तो उनमें से वो एक थे, यानी कि जिन्होंने विश्व हिंदू परिषद बनाई थी उनमें वो भी साथ में थे। प्राइम मिनिस्टर मोदी रेज द इशू, रेज का मतलब होता है उजागर करना या फिर उठाना। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने मुद्दा उठाया, इशू का मतलब होता है मुद्दा, ऑफ टंडन, यानी कि प्रधानमंत्री ने जो टंडन का मुद्दा है वो उठाया। टू बिल्ड, बिल्ड यानी बनाने के लिए। एंड स्ट्रेंथन, स्ट्रेंथन का मतलब होता है मजबूत करने के लिए। टू नरेटिव्स, यानी जो दो आख्यान है उसको बनाने और उसको मजबूत करने के लिए मोदी जी ने टंडन का मुद्दा उठाया। हाउ नेहरू वॉज एंटी डेमोक्रेटिक, एंटी डेमोक्रेटिक का मतलब होता है लोकतंत्र विरोधी। तो नेहरू कैसे लोकतंत्र विरोधी थे। एंड टर्न द कांग्रेस इनटू द फिफ्डम ऑफ वन पर्टिकुलर फैमिली। एंड टर्न, टर्न का मतलब बदल देना, तो बदल दिया द कांग्रेस, यानी कि कांग्रेस को, इनटू द फिफ्डम, फिफ्डम का मतलब होता है जागीर, ऑफ वन पर्टिकुलर फैमिली। तो नेहरू ने कांग्रेस को एक पर्टिकुलर फैमिली की जागीर के रूप में बदल दिया, यानी कि उनका कहना था जो ये पार्टी है कांग्रेस उनकी जागीर नहीं है, फिर भी एक ही परिवार कांग्रेस पार्टी पर कब्जा किए हुए हैं अभी तक। क्योंकि जब से देश आज़ाद हुआ था तब कांग्रेस पर नेहरू जी आए, उसके बाद इंदिरा गांधी आई, उसके बाद राजीव गांधी आए, उसके बाद सोनिया गांधी, फिर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी। तो इस प्रकार से एक ही परिवार अभी तक चलाए हुए हैं, तो इसलिए ये शब्द आया फिफ्डम। फिफ्डम का मतलब होता है जागीर। तो मोदी जी का कहना है कि इस पार्टी को क्या है, जागीर के रूप में बदल दिया, टर्न कर दिया कि ये तो हमारी ही पार्टी है। एंड सेकंड, नेहरू वॉज अपोज टू प्रो हिंदू लीडर। नेहरू वॉज अपोज, अपोज का मतलब होता है विरोधी, तो नेहरू विरोधी थे टू प्रो हिंदू लीडर्स। प्रो हिंदू का मतलब होता है हिंदू समर्थक, तो नेहरू हिंदू समर्थक नेताओं के विरोध में थे, विपक्ष में थे। राइट फ्रॉम द बिगनिंग, यानी कि शुरुआत से ही। टंडन वॉज नॉन फॉर, टंडन वॉज नॉन यानी कि जो टंडन थे वो जाने जाते थे फॉर बीइंग ए प्रो हिंदू नेशनलिस्ट लीडर। फॉर बीइंग अ, इसका मतलब होता है के रूप में, और नेशनलिस्ट का मतलब होता है राष्ट्रीय। तो जो टंडन थे वो हिंदू समर्थक राष्ट्रीय नेता के रूप में जाने जाते थे। विद इन द कांग्रेस, यानी कि कांग्रेस के साथ में, यानी कि वो जब कांग्रेस की पार्टी में थे, कांग्रेस के साथ में थे, उस समय भी हिंदू समर्थक राष्ट्रीय नेता के रूप में जाने जाते थे। एंड वॉज अपोज टू, अपोज का मतलब होता है विपक्षी या फिर विरोधी। एंड वॉज अपोज टू, और वो विरोधी थे नेहरूज पॉलिसी ऑफ मुस्लिम अपीजमेंट। तो नेहरू की जो पॉलिसी थी, नीति थी मुस्लिम अपीजमेंट। मुस्लिम अपीजमेंट का मतलब होता है मुस्लिम तुष्टीकरण। तुष्टीकरण का मतलब होता है कि किसी एक पक्ष का समर्थन करना, उसकी सुनना और उसकी हर मांगों को पूरा करना या संतुष्ट करना। तो जो नेहरू की पॉलिसी थी मुस्लिम अपीजमेंट, यानी कि मुस्लिम तुष्टीकरण की जो नीति थी उसके वो खिलाफ थे। टंडन डिफीटेड नेहरूज कैंडिडेट इन द इलेक्शन। टंडन डिफीटेड, डिफीटेड का मतलब हरा दिया, तो टंडन ने हरा दिया था नेहरूज कैंडिडेट। तो नेहरू के जो कैंडिडेट थे, उम्मीदवार थे, उन्हें हरा दिया था इन द इलेक्शन, यानी कि चुनाव में। फॉर कांग्रेस प्रेसिडेंट, अब चुनाव कौन सा था, कांग्रेस के अध्यक्ष के लिए। कांग्रेस प्रेसिडेंट यानी कि कांग्रेस अध्यक्ष के लिए जो चुनाव था उसमें नेहरू के जो कैंडिडेट थे उसे टंडन ने हरा दिया था। बट नेहरू मेड टंडन रिजाइन इन 1951। यहाँ पे गौर करना, यहाँ पे मेड लिखा हुआ है जो कि मेक की सेकंड फॉर्म है। मेक उस समय लगाते हैं जब कोई कार्य हम किसी से करवाते हैं। जैसे इसमें लिखा है नेहरू मेड टंडन रिजाइन। रिजाइन का मतलब होता है इस्तीफा देना, तो नेहरू ने टंडन से इस्तीफा दिलवा दिया। कई बार हम ऐसे बोलते हैं कि मैंने गीता से कपड़े धुलवाए, तो इसको ऐसे बोलेंगे आई मेड गीता वॉश द क्लॉथ। तो जब भी हम कोई कार्य किसी और से करवाते हैं उसमें मेक वर्ब यूज होती है। तो इसमें लिखा है बट नेहरू मेड टंडन रिजाइन इन 1951, लेकिन नेहरू ने टंडन से रिजाइन करवा दिया 1951 में। थ्रेटनिंग टू वॉक आउट ऑफ कांग्रेस वर्किंग कमेटी। थ्रेटनिंग का मतलब होता है धमकी देना, तो धमकी देते हुए टू वॉक आउट कांग्रेस वर्किंग कमेटी
वॉकआउट का मतलब होता है निकालना, तो उन्हें धमकी देते हुए बाहर निकाल दिया। ऑफ कांग्रेस वर्किंग कमेटी, यानी कि कांग्रेस की जो कार्य समिति है वहाँ से उन्होंने बाहर निकाल दिया। तो जो कांग्रेस की कार्य समिति है वहाँ से टंडन को नेहरू ने बाहर निकाल दिया था धमकी देते हुए। अरुण आनंद, तो ये अरुण आनंद है, उन्होंने ऐसा बताया था। अब एक चीज़ ध्यान रखना, जो कोमा में आया है ऑथर से लेके संघ तक, ये सब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है। तो कभी भी ऐसा आए तो इसका मतलब ये सब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। तो जैसे इसमें लिखा है ऑथर ऑफ 2 बुक्स, तो ये अरुण आनंद के बारे में बता रहा है कि वो कौन है। तो ऑथर का मतलब लेखक, तो अरुण आनंद लेखक है ऑफ 2 बुक्स, यानी कि 2 किताबों के, ऑन द राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जो कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बारे में लिखी हुई है, इंक्लूडिंग, जिसमें शामिल है द सैफरन सर्ज अनटोल्ड स्टोरी ऑफ आरएसएस लीडरशिप सेड। तो जो किताब है उसका एक नाम है द सैफरन सर्ज अनटोल्ड स्टोरी ऑफ आरएसएस लीडरशिप, ये किताब का नाम है। सेड यानी कि कहा। तो अरुण आनंद जो इस किताब के ऑथर हैं, तो उन्होंने ऐसा बताया था कि नेहरू जी ने टंडन को रिजाइन करने पर मजबूर किया था और जो कांग्रेस की कार्य समिति है वहाँ से बाहर निकाल दिया था। तो ये प्रसंग थे जो मोदी जी ने लोकसभा में बताए। अब आगे देखते हैं। इट वॉज ऑल्सो, बीजेपी लीडर सेड, बीजेपी के जो नेता है उन्होंने कहा, इट वॉज ऑल्सो अ कमेंट ऑन वॉट दे से, बीजेपी के नेताओं ने कहा कि एक टिप्पणी भी थी, कमेंट का मतलब टिप्पणी, तो एक टिप्पणी भी थी ऑन वॉट, जिस पर दे से, वे कहते हैं, इज द सिचुएशन विद इन द कांग्रेस। सिचुएशन का मतलब होता है स्थिति, जो कि स्थिति है विद इन का मतलब भीतर की, द कांग्रेस, जो कांग्रेस के भीतर की स्थिति है। तो इस पूरे सेंटेंस का मतलब होगा कि भाजपा नेताओं ने कहा कि जो कांग्रेस के भीतर की जो स्थिति है उस पर भी एक क्या टिप्पणी थी। एक बात मैं आपको बता दूं कि ये जो न्यूज़ है वो पॉलिटिकल न्यूज़ है, तो शायद कुछ बच्चों को थोड़ी परेशानी हो रही होगी समझने में, क्योंकि इसकी जो लैंग्वेज है थोड़ी सी टफ है। तो जो इसमें सेंटेंस बने हैं वो थोड़े अलग तरीके से बनाए हुए हैं, तो शायद थोड़ा आपको अजीब लग रहा होगा, लेकिन आप कुछ दिन प्रैक्टिस करोगे तो आपको समझ आने लग जाएगा। जैसे कि इस पैराग्राफ में लिखा हुआ है, जैसे इट वॉज ऑल्सो बीजेपी लीडर सेड, अब बीच में डाल दिया बीजेपी लीडर सेड, इसका मतलब है ऐसा भी कहा बीजेपी वालों ने। तो हमने ज़्यादातर पढ़ा होगा कि अगर कोई भी व्यक्ति कुछ बात कहता है वो हमेशा आगे लिखा हुआ होता है, जैसे कि राहुल सेड, राम सेड, ही सेड। अब जैसे इसमें लिखा है बीजेपी लीडर सेड, तो इसको हम आगे भी लिख सकते हैं ऐसे कि बीजेपी लीडर सेड इट वॉज ऑल्सो अ कमेंट, तो ऐसे भी पढ़ सकते हैं, बात वो सेम ही है, लेकिन थोड़ी इसकी भाषा है, जो लैंग्वेज है थोड़ी सी टफ है, थोड़ी घुमा फिरा के लिखी हुई है और कुछ नहीं है। तो इट वॉज ऑल्सो बीजेपी लीडर सेड अ कमेंट ऑन वॉट दे से, तो बीजेपी नेताओं ने कहा कि ये एक टिप्पणी भी थी ऑन वॉट दे से, जो वो कहते हैं इज द सिचुएशन विद इन द कांग्रेस, जो कि कांग्रेस के भीतर की स्थिति है। विद द साइड लाइनिंग ऑफ द G23 ग्रुप ऑफ लीडर्स, विद द साइड लाइनिंग का मतलब होता है दरकिनार करना या फिर साइड कर देना, ऑफ द G23, यानी कि G23 को भी उन्होंने क्या है दरकिनार किया था, साइड किया था, ग्रुप ऑफ लीडर। तो जो G23 है वो एक नेताओं का ग्रुप था जिसमें 23 सांसद शामिल थे जो कि कांग्रेस पार्टी से थे, तो उनको भी नेहरू ने दरकिनार कर दिया था। G23 ग्रुप ऑफ लीडर्स हु अटेम्प्ट का मतलब प्रयास किया था, तो जिन्होंने प्रयास किया था टू लीड यानी नेतृत्व करने का, एंड इवेंचुअली एक अंततः, इवेंचुअली का मतलब अंततः, अनसक्सेसफुल बैनर ऑफ रिवोल्ट, अनसक्सेसफुल बैनर का मतलब होता है कि एक असफल ध्वज ऑफ रिवोल्ट, रिवोल्ट का मतलब होता है विद्रोह, तो विद्रोह का एक असफल ध्वज विद इन द कांग्रेस, यानी कि जो कांग्रेस के भीतर था, अ फ्यू ईयर अगो, कुछ साल पहले। तो जो कांग्रेस के भीतर जो विद्रोह का एक असफल ध्वज था उसको उठाने का जो प्रयास किया था G23 ग्रुप ने, तो उनको भी नेहरू ने दरकिनार कर दिया, साइड लाइनिंग कर दिया। द कांग्रेस इज ऑन अ पर्टिकुलर पाथ, पर्टिकुलर का मतलब होता है विशेष, पाथ का मतलब रास्ता, तो कांग्रेस एक विशेष पाथ पर है, विशेष रास्ते पर है। एंड ड्यू टू द लीडरशिप ऑफ द गांधीज, लीडरशिप का मतलब होता है नेतृत्व, और ड्यू टू का मतलब के कारण, तो गांधी के नेतृत्व के कारण, इट अपीयर्स ऐसा लगता है, इरेवर्सिबल, इरेवर्सिबल का मतलब होता है अपरिवर्तनीय, तो ये एक अपरिवर्तनीय लगता है, यानी कि जो कांग्रेस पार्टी है वो एक विशेष परिवार के हाथों में ही रहेगी, ऐसा अपीयर होता है, ऐसा प्रतीत होता है। द रिकलेक्शन ऑफ व्हाट हैपेंड, रिकलेक्शन का मतलब है जब भी हम कोई पुरानी चीज़ों को याद करते हैं, वापस रिकलेक्ट करते हैं, तो जब हम उन चीज़ों को याद करते हैं, व्हाट हैपेंड टू लीडर्स लाइक मुंशी एंड टंडन,
तो मुंशी और टंडन जैसे नेताओं का क्या हुआ? सोज जो ये दिखाता है या जिससे पता चलता है द कांग्रेस हैड ऑल मैनर ऑफ ओपिनियन, यानी कि कांग्रेस में हर प्रकार की राय थी, ओपिनियन थी। तो कहने का मतलब है कांग्रेस में हर प्रकार के व्यक्ति शामिल थे जिनकी राय अलग अलग थी, फिर भी किसी से राय नहीं ली गई। इंक्लूडिंग ऑफ हिंदू कॉन्शियसनेस, इंक्लूडिंग का मतलब शामिल थे, ऑफ हिंदू कॉन्शियसनेस जिसमें हिंदू चेतना भी शामिल थी। जनरली एस्पाउज्ड, जनरली का मतलब होता है आमतौर पर, और एस्पाउज का मतलब होता है समर्थन। जनरली एस्पाउज्ड बाय लीडर्स, तो आमतौर पर उन नेताओं का समर्थन था हु वर नॉट पार्ट ऑफ द डायनेस्टी, हु वर जो नहीं थे, पार्ट यानी भाग या हिस्सा, ऑफ द डायनेस्टी जो इस वंश का हिस्सा भी नहीं थे। तो ज़्यादातर उन्हीं लोगों का समर्थन था जो इस परिवार के भाग नहीं थे, हिस्से नहीं थे। अंडर द वन फैमिली रूल, एक परिवार के शासन के अंडर में दोज स्ट्रेंथ्स ऑफ ओपिनियन, दोज स्ट्रेंथ्स का मतलब वो अलग अलग ओपिनियन यानी कि राय, तो जो अलग अलग राय थी हैव बीन विडेड आउट, विडेड आउट का मतलब होता है खत्म कर देना। ये जो सेंटेंस है वो पैसिव का सेंटेंस है, तो जो अलग अलग प्रकार की राय थी उन्हें खत्म कर दिया गया। अ सीनियर ऑफिस बेरर ऑफ द बीजेपी सेड, तो बीजेपी के एक वरिष्ठ पदाधिकारी ने कहा। So friends, this was our news for today, which I translated from English to Hindi. I hope you all liked my translation. If you liked it, then don't forget to subscribe my channel. See you in the next video. Till then, take care. Bye bye.